हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस टॉपर स्टॉक सेशन के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे रुद्रानिल से, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और इनकी स्ट्रैटेजी आपको काम आएगी आपकी जून 2025 की जो प्रिपरेशन जर्नी है उसके अंदर भी। तो वेलकम रुद्रानिल। थैंक यू सर। तो रुद्रानिल, पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आते हैं और कहाँ से आपने पढ़ाई की और किस तरीके से आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। Sure, sir. So I'm Rudranil. Hello to everyone. I am from Jadavpur University. I have done my UG and PG both from Jadavpur University, and I am a pass out in 2024 June. अभी मैंने इसके पहले 2 बार नेट अटेम्प्ट किया था while doing masters. तभी मेरा प्रिपरेशन वैसा कुछ अच्छा नहीं था, मतलब प्रिपरेशन कुछ नहीं था। और जैसे मैंने कल भी बताया, मेरा फैक्चुअल, मतलब ये कुछ अलग से अजीब से लगेगा शायद सभी को, लेकिन मेरा फैक्चुअल बेस हिस्ट्री का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। कभी भी नहीं था, मतलब स्कूल में भी नहीं था। मैं वैसे जो एनालिटिकल पार्ट होता है उसमें थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि एनालिसिस करना, पर फैक्चुअल पार्ट मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था। मैं वो रट्टा मार के जो कॉन्सेप्ट होता है हिस्ट्री का कि सब कुछ रट लिया, वो मैं नहीं करता था कभी भी। स्कूल डेज से ही, जब से ही लगा कि हिस्ट्री पढ़ूंगा, तब से इसीलिए पढ़ा क्योंकि ये यहाँ पर मैं मेरा कुछ शायद कंट्रीब्यूट कर सकता था, ऐसा लगा था। तो अभी वो 2 नेट में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। वो 2 नेट, वो शायद मेरा स्कोर वैसा रहता था कि 75-76 क्वेश्चंस लाइक दैट। तो मुझे हर बार ही देकर लगता था कि पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और हो नहीं रहा है कुछ। तो मेरा एक फ्रेंड है जो पिछली बार, मतलब 2024 जून में टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से ही पढ़कर, मैं उसका नाम भी ले रहा हूँ, ओग्निभो IR से वो क्रैक किया है पिछली बार। तो उससे मुझे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में पता चला। वो अक्टूबर का महीना था शायद, सितंबर अक्टूबर, जब ही वो नेट का रिजल्ट जब निकला था उस महीने वहीं पर। तो तब मैंने सर्च किया और मैं ज्वाइन किया आपका बूस्टर कोर्स, और तभी से लेके मेरा वो जर्नी शुरू हुआ। और जैसा मैं कल भी बता रहा था, मेरा आउटलुक चेंज हो गया कि अप टू 2024 अक्टूबर मुझे लग रहा था कि मेरा नेट नहीं होगा, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है और मुझे इसके लिए एकेडमिक्स छोड़ना पड़ेगा। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मैंने सोच लिया था कि इसके बारे और नहीं देखना है। आपको बताया भी था, पर्सनली आपसे बात भी हुई थी नेट के बाद ही, कि फाइनेंशियल थोड़ा जैसा होता है हमारे मिडिल क्लास फैमिली में, तो इसके बाद और नहीं देखना है नेट के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखना है, ये दिसंबर में होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, ये ऐसा छोड़ दिया था। पर वो अक्टूबर से, दैट एंटायर क्रेडिट गोज टू यू। अक्टूबर से आपका जो वो ओरिएंटेशन सेशन था बूस्टर कोर्स का, उससे ही मेरा आउटलुक चेंज हो गया कि मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ अगर कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो किया, कुछ वैसा। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री इज देयर। आई मीन, एक कोई अगर मास्टर्स कर रहा है हिस्ट्री में तो उसका अंडरस्टैंडिंग रहता है। दिक्कत यही होता है यूजीसी नेट के में कि हमारा वो स्ट्रेटेजी नहीं रहता है। तो मेरा भी कुछ स्ट्रेटेजी नहीं था, बिल्कुल बिखरा हुआ, अभी पढ़ा हूँ, अच्छा चला गया देने, ऐसा ही था। तो वो जो आउटलुक चेंज हुआ, उसको ही फिर नर्चर करते करते मैं चला दिसंबर तक, जनवरी तक, वही है सर। और बाकी फाइनली जेआरएफ हो गया। सबसे पहली फीलिंग कैसी थी जब जेआरएफ देखा, रिजल्ट क्वालिफाई हो गया, तब से वो फीलिंग कैसी थी? हाँ, बहुत ही वियर्ड फीलिंग था। मतलब मैं एक इनविटेशन में था, मतलब शादी का। तो अचानक से जब निकल रहा था, एक बार देखा कि, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल नींद ही उड़ा हुआ था लास्ट एक वीक से, कब आएगा वो चल रहा था, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रहा था। तो एक बार जस्ट चेक किया, और शायद आपके ही जो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें देखा, एक पॉपअप आया कि, एंड दैट वाज द वेरी मोमेंट, मतलब आई थिंक 9:54 में आपका वो मैसेज आया कि रिजल्ट इज आउट। और फिर चेक किया और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब वो एक फीलिंग आया कि एकेडमिक्स में रह सकता हूँ, तो यही है। वो सपना रिजल्ट के अंदर वो देखना बहुत अच्छा लगता है, क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। यस। और मैं क्योंकि मेरा पिछला 2 रिजल्ट में ही
क्वालिफाइड फॉर नथिंग और ऐसा जो लिखा होता है जब कोई अनसक्सेसफुल होता है, ये लिखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या है, यही लिखा है ना कि मेरा जेआरएफ हो गया। तो ऐसा एक वियर्ड फीलिंग था। बिलीव नहीं हुआ कि अच्छा मुझसे हो गया, जेआरएफ हो गया, दोनों के दोनों ने बिल्कुल किया जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही। तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि पेपर 1 में क्या चैलेंजिंग आपको लगता था, क्योंकि पेपर 1 नया होता है, बिल्कुल आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स नहीं पढ़ा होता है, तो क्या चैलेंजिंग लगता था आपको उसके अंदर, कैसे आपने उसको ओवरकम किया? पेपर 1 में मुझको जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता था वो जो मिडिल पार्ट्स होता है ना, मतलब सिलेबस में जो बीच के पार्ट्स होता है, मतलब मैं बता रहा हूँ कम्युनिकेशन, प्रोबेबली टीचिंग एप्टीट्यूड तो फिर भी हो जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत दिक्कत होता था, वो स्टेटिस्टिकल पार्ट्स एंड ऑल। मतलब रादर मैं मेरा कंफर्ट जोन बता देता हूँ, मेरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ठीक था और मैथ्स ठीक था, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथ्स, इसके सिवाय और थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग, इसके सिवाय बाकी सब यूनिट से मुझे बहुत दिक्कत होता था। तो वो जो बिल्कुल भी आप कर रहे हैं वो एक हार्डल था बहुत ही ज्यादा, और वहां पर प्रॉब्लम भी हो रहा था पिछले 2 नेट में भी, क्योंकि मैं मैथ्स डीआई करके चला आता था, बाकी कुछ नहीं होता था मुझसे। तो वहां पर भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को मतलब आई कांट थैंक एनी मोर, कांट थैंक मोर। वो जो क्लासेस थे 2 मैडम्स की, तुलिका मैम एंड प्रीति मैम, तो उनके मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस देखे, क्योंकि मैं बहुत लेट ज्वाइन किया था, और वहां पर भी उनका स्ट्रेटेजी समझ आया कि ये करना है, ये देख लेना है। तो उनका वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखकर लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग किया, थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया, और मैं वो करता था, वो टेक्स्ट बुक में जो मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन है ना, मतलब पीवाईक्यू नहीं, जो सेल्फ एनालिसिस के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन, वो मैं हर रात पेपर 1 का सोने से पहले 10-15 कर लेता था। तो वो क्वेश्चन करते करते मुझे कॉन्सेप्शंस क्लियर होने लगा, क्योंकि 1-2 घंटे का क्लास अभी देखने का टाइम नहीं था वहां। तो वो क्वेश्चन करते करते मेरा कॉन्सेप्शंस क्लियर हुआ। तो वैसे ही पेपर 1 के कितने प्रीवियस क्वेश्चन किया आपने? मैंने सर अक्टूबर से लेके अप टू एग्जाम के पहले दिन तक करीब 75 क्वेश्चंस पीवाईक्यू कंप्लीट किए थे। दैट्स अ वेरी बिग नंबर, 75। एंड रिवाइज भी किया था आपने उनको? रिवाइज तो उतना नहीं कर पाया, रिवाइज शायद हाफ किया, मतलब 30 अराउंड। और वो भी मतलब मैं सच ही बता रहा हूँ, कोई वो ऐसी तो बात नहीं है, वो भी आपसे ही, मतलब मैं एक पेस में कर रहा था, दिन में 1-2 दिन में एक कर रहा था, वो इतना नंबर्स इवन अप टू मिड दिसंबर मेरा इतना नंबर्स नहीं था। मिड दिसंबर तक मेरा शायद 20-25 ही हुआ था। फिर एक दिन आपने ही कोई हिस्ट्री क्लास में ही बोला था यूट्यूब पे, और शायद जो लाइव क्लास अटेंड करता था आपका, उसमें आप बोले थे कि अगर लग रहा है कोई चांसेस है तो पेपर 1 स्ट्रॉन्ग कर लो, ये पीवाईक्यू कर लो, और यही आपने शायद बोला था कि 30-40 पीवाईक्यू कर लो तो अच्छा है, फिर पूरा ये। तो उस दिन से मैं एक वीक का एक टाइम लिया कि इस वीक में मुझे ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू कर लेना है। मतलब वो दिन रात, मतलब वहां पर वो वीक में हिस्ट्री को थोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि बहुत हिस्ट्री का पीवाईक्यू कर लिया था इसके पहले। तो वो भी मतलब क्रेडिट आपको जाता है कि वो आपने बताया तभी स्ट्राइक किया कि हाँ ये कर लेते हैं। और पीवाईक्यू मतलब, और एक जस्ट इनपुट देना चाहता हूं मैं कि मतलब ये जो होता है ना, जब अगर एक पीवाईक्यू, जैसे मेरा ये इस एग्जाम में था समथिंग, मेरा मुझको कॉन्सेप्ट कुछ पता नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट, जो जानते हैं वो L90 समथिंग है बैकग्राउंड नॉइज, आई डोंट नो द एग्जैक्ट क्वेश्चन एंड एग्जैक्ट कॉन्सेप्शंस, बट जो जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो कर रहे हैं वो समझ लेंगे। तो उससे मेरा एनकाउंटर, वो क्वेश्चन मुझे फेमिलियर था, शायद 2-3 साल पहले आया था, तो वो एक मिला मुझे बीच में पेपर 1 करते हुए। तो हमारे एग्जाम में जिसमें मैंने क्वालिफाई किया, वो जो कॉन्फिडेंस देता है ना कि एक जान पहचान वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि पेपर बन रहा है, तो उससे बहुत सुविधा होता है। यही मेरा कहना है कि पीवाईक्यू का ये इंपॉर्टेंस बहुत होता है, मुझे समझ आया। आप शॉर्ट नोट्स बनाते थे? शॉर्ट नोट्स वैसे नहीं बनाता था सर, मेनली जो करता था कि जब पीवाईक्यू सेशन, मतलब पीवाईक्यू सेशन एंड जो क्वेश्चन सेशन होता था, उसमें मैं लिखता रहता था, जो आता था नहीं आता था वो बिल्कुल स्क्रिबल करता रहता था, क्योंकि मतलब क्लास देखकर शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं था अभी अक्टूबर में जब ज्वाइन किया। एक अंडरस्टैंडिंग था, इसलिए ओवरऑल वेरी ग्रोस, आई मीन कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एक था, टाइमलाइन वो था, पर वो करता रहता था।
और आपने जो टाइम क्रोनोलॉजी का पीडीएफ भेजा था उसको बहुत अच्छी तरह से मतलब रिवाइज करते करते गया, तो वो दोनों बहुत ही हेल्पफुल था। पीवाईक्यू का नोट लेते रहता था मेरा, दो तीन कॉपी शायद फुल हो गया था, मतलब मोटा ऐसा। पेपर टू हिस्ट्री के लिए आपने क्या किया? कुछ ऐसा लगता था कि भाई बहुत डीप है, वास्ट है, चैलेंजिंग लग रहा है कुछ पार्ट, क्या किया उसके अंदर फिर? हाँ, पेपर 2 में मेरा एंशिएंट बहुत दिक्कत होता है, मुझे एंशिएंट के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो एंशिएंट में मैंने ज्यादा ध्यान दिया। एंशिएंट उपिंदर सिंह से, फिर 2-3 वो रेफरेंस बुक से भी, मैग्रू हिल का जो है, मतलब देखता रहता था, आपका नोट्स देखता रहता था, तो वो एक काम किया। और ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री में मैंने जो किया, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है जो आप बताते ना, 5 स्टेटमेंट क्वेश्चन जो होता है उसमें मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो मुझे समझ आता है। मेरा वैसा एक, क्योंकि 5 साल और उससे ज्यादा से मैं हिस्ट्री को लेके चल रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम होता है पिन पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चंस में। तो इसीलिए मेरा हिस्ट्री में ही एक्चुअली सबसे ज्यादा हेल्प हुआ वो पीवाईक्यू सेशन से। और पीवाईक्यू में ज्यादा से ज्यादा करता गया, मतलब दिन में रात में जब भी टाइम मिलता था, आपका पीवाईक्यू का वो 34-35 वीडियो वाला प्लेलिस्ट वो मैं चला देता था, जब भी खाते हुए, कुछ टाइम रिसेस में जब लिया उसमें भी, तो वो करता रहता था। तो मेरा हिस्ट्री तो सर शायद उसी से हुआ है, वो बहुत ऑफ कोर्स आपकी फाउंडेशन भी स्ट्रांग थी, उसके बाद अगर प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं तो वो एक कंबाइंड पैकेज बन जाता है और आपको फिर कोई हरा नहीं सकता, एनटी हरा ही नहीं सकता। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, प्रीवियस क्वेश्चन स्ट्रांग है, दैट्स इट, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। आपको एनटीए कहीं से कुछ भी पूछ ले, आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे। तो आपने एट द एंड वही किया। तो आप जैसे आपने खुद बताया मुझे कि आप कभी कभी हिस्ट्री पूरा पढ़ते थे, फिर छोड़ देते, फिर पेपर 1 पढ़ते थे। आप बैलेंस करके नहीं चलते थे कि दिन में पेपर 1 को इतना घंटा देना है, पेपर 2 को इतना देना है, या एक सब्जेक्ट कर रहा हूं तो एक पे फोकस रखते हैं, ऐसा आपका स्ट्रैटेजी था? नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब वो आर्टिकुलेट थोड़ा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, वो लैंग्वेज का जो थोड़ा वेरियर है। जैसे कल बताया, मेरा एक रेशियो था, मतलब मैं फर्स्ट पेपर को जितना देता था उससे ज्यादा हिस्ट्री को देता था। मान लो अगर 5 घंटा पढ़ रहा हूँ तो 2 घंटा फर्स्ट पेपर के लिए, 3 घंटा हिस्ट्री के लिए, जब भी जिस दिन। डेली? हाँ, मतलब पढ़ाई अक्टूबर से लेकर पढ़ाई का वो टाइम वैसा कुछ लिमिट नहीं था, मतलब मैं अक्टूबर से दिसंबर तक निकला ही नहीं घर से। वो एक बात है, मतलब फ्रेंड लोगों और सभी से कट ऑफ हो गया था उसके टाइम पे। तो मेरा एक ये स्ट्रेटेजी था कि हिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर में 2024 जून का जो नेट हुआ था उसमें मेरा 75 क्वेश्चंस, आई मीन जनरलाइजेशन के बाद शायद 75 क्वेश्चंस 150 आया था। उसके पहले मैं खुद कैलकुलेट किया था आंसर की से 60 क्वेश्चंस, उसमें से 30 क्वेश्चंस था फर्स्ट पेपर का, मतलब मैंने उतना खराब स्कोर में भी 30 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर से किया था। हिस्ट्री का मेरे 100 में 30 आ रहा था, ये मुझे बहुत चुभता था कि ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब घर में भी बोलता था पेरेंट्स अजीब, मतलब उनको समझ नहीं आता था क्या ये 5 साल से हिस्ट्री पढ़ रहा है, फिर हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं कर पाता, ये क्या है। तो ये मुझे बहुत खराब मुझे भी लगता था, तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाया अक्टूबर से कि जब आपके साथ जुड़ा कि फर्स्ट पेपर को जो देना है उससे ज्यादा हिस्ट्री को देना है पूरे दिन में। ये पहला स्ट्रेटेजी था। और सेकंड स्ट्रेटेजी था, फर्स्ट पेपर का कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर लिया जो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, जैसे कम्युनिकेशन का 2-3 वैसा आइडिया, और लॉजिकल रीजनिंग मैं बिल्कुल प्लेलिस्ट, आई मीन रिकॉर्डेड क्लास पकड़ के मैंने कंप्लीट किया प्रीति मैम का। तो वैसा 2-3 एरिया था फर्स्ट पेपर में, वो जो मैंने कर लिया बिल्कुल पहले ही। फिर वो हिस्ट्री को ज्यादा देना, हिस्ट्री ही पढ़ना ऑलमोस्ट पूरा, आई मीन नॉट हिस्ट्री पढ़ना ओनली, बट ऑल्सो गिविंग टाइम टू फर्स्ट पेपर, बट माई एम्फेसिस वाज मोर ऑन हिस्ट्री। तो ये एक बात था। और फिर 1 महीने के अंदर मैं पूरा पीवाईक्यू में शिफ्ट कर गया। एक मतलब फ्रॉम लेट नवंबर ऑनवर्ड्स मैं और कुछ पढ़ नहीं रहा था, मतलब और न्यू कॉन्सेप्ट्स मुझे लग रहा था कि और नहीं होगा, इसलिए मैंने पूरा टाइम पीवाईक्यू में दिया। और उसमें भी जैसे आपको कल बताया कि 2:1 रेशियो में चल रहा था, सिर्फ शायद उसमें एक ही वीक ऐसा गया, वो जो आप ही बोले उसके बाद, कि एक पूरा वीक दिया मैंने बीच में पेपर 1 को। इसके सिवाय
मैं हिस्ट्री को ज्यादा टाइम देता था। हम्म। हिस्ट्री का आपका प्लेलिस्ट सुनना, आपका जो क्लासेस है सब में अटेंड करना, यूट्यूब में फ्री क्लासेस, हमारे ऐप में फ्री क्लासेस और बूस्टर कोर्स। तो ऐसे मैंने बैलेंस किया कि रेशियो एक बनाना है, उसमें हिस्ट्री को ज्यादा टाइम और फर्स्ट पेपर को थोड़ा उससे कम, ऐसे। चलिए बहुत बढ़िया। असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ करियर क्यों? आप खुद ही सोच रहे, बोल रहे थे कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मतलब आपने फिर ये चूज क्यों किया एकेडमिया करियर? उससे मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि सर यूपीएससी कर लेंगे, एसएससी कर लेंगे, व्हाई एकेडमिक्स, व्हाई जेआरएफ, इसको चूज क्यों किया आपने? थोड़ा इसको बोलने के पहले मैं एक लास्ट पॉइंट अबाउट माय स्ट्रेटेजी ऐड करना चाहता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही जरूरी है, जो आप भी बहुत बार बोलते हो और शायद हम लोगों को समझ नहीं आता। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई सोच रहा है कि टेक्स्ट बुक को यूज करना है अच्छी तरह से, तो वो जो पोल का ऑप्शन होता है ना, वो जो वहां पर उसको यूज कीजिए। मतलब मैं भी रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको जो कॉन्फिडेंस मिला जब होता था, बूस्टर कोर्स का एक क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन में 17-18 बन गया, वो जो दिखता था वो एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। आपका एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन जब बन रहा है, वो जो आ रहा है ग्रीन में, यू आर कांग्रेचुलेशंस, योर क्वेश्चन इज, यू आर राइट, वो बहुत माइलेज देता है। तो ये पकड़ के चलना। यूट्यूब में भी आप सर जो पोल कर रहे हैं वो लास्ट से, तो उसको भी यूज करना, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो मेरा तो ये था। अभी सर आपने जो पूछा एकेडमिक्स, तो उसके बारे में बताना है कि मेरा मतलब जब वो 7, 8, 9 जो पीरियड होता है, जो बेसिस होता है हमारा, तब से ही मतलब हिस्ट्री एज अ वेरी मल्टीफैसेटेड डिसिप्लिन, इसमें मुझे इंटरेस्ट आया। जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स है वो पढ़ के वैसे। तो मतलब मुझे लिटरेचर भी बहुत अच्छा लगता है, और मतलब ये जो डिस्कर्सिव स्फीयर है, इसको मुझे बहुत पसंद है। तो वैसे ही जब और जादवपुर में जब एंट्री हुआ, चांस मिला, तो वहां का जो स्कूलिंग है, हमारे प्रोफेसर जो बोलते हैं कि आप लोग एक मतलब एकेडमिक्स के करियर को परस्यू करने के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो वहां से ही मतलब वेरी अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वो अंदर आता गया कि मुझे मतलब अगर कुछ करना है तो यही करना है कि आई कैन इलाबोरेट अपॉन अ पॉइंट, टॉपिक ऑफ हिस्ट्री। आई एक्चुअली कांट डू एनीथिंग एल्स। मुझे अगर 5 लोग सामने बैठे हैं और उसको मैं बता सकता हूं कि क्या हो रहा है हिस्ट्री में, क्या हुआ था, तो इसके ऐसे तो वो मतलब एक बहुत ही सबकॉन्शियसली वो अंदर आ गया। तो उसका कोई मतलब ऐसा नहीं था। वो जो अभी आपको कह रहा था कि यूपीएससी और मतलब लास्ट अटेम्प्ट, वो अभी जब मास्टर्स करके निकला तो वो प्रेशर समझ में आया। जो वो रंग दे बसंती में आमिर खान का डायलॉग है ना कि यूनिवर्सिटी के इस पार हम जिंदगी को नचाते हैं, तो वो आया समझ में कि दुनिया बड़ी हार्श है। तो वहां पर वो जो प्रेशर हमारे ऊपर आता है, मिडिल क्लास फैमिली को, फिनेंशियल प्रेशर, और जो आप भी कहते हैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी होता है, तो उसके लिए इसके सिवाय मतलब बहुत ही नेचुरली आ गया ये कि ये इलाबोरेट करना है, ये बताना है, कुछ पढ़ना है, लिखना है, और वही यही करना था। मतलब अभी डिसाइडेड था माइंड के अंदर, कह आपने खुद कहा कि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो इनग्रेन होती गई फीलिंग कि मेरे को एकेडमिया के अंदर ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फाइनली वो शुरुआत हो गई, आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ आप जा रहे हैं। तो वो शुरुआत हो ही गई है। आप पीएचडी परस्यू कीजिए, फेलोशिप लीजिए। चलिए, कांग्रेचुलेशंस एंड वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर पीएचडी एज वेल रुद्रानिल, एंड थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम दिया, एस्पिरेंट्स को बताया आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस एंड अगेन थैंक यू सर। जस्ट लास्ट एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा जो एंटायर स्ट्रेटेजी का जो बात हो रहा था, उसमें मैंने एक चीज किया कि जब अक्टूबर से आपके साथ जुड़ा, आपने जो बताया वो मैं एक्सट्रीम पॉइंट तक फॉलो किया। मतलब ऐसा कुछ में दिमाग में नहीं आया कि ये मैं क्यों करूं, ये इसका शायद कुछ ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है, ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। शायद ये मतलब इस पे डिबेट हो सकता है कि ये किया ठीक है, कोई अपना भी स्ट्रेटेजी होना चाहिए और एल्स। पर मुझे लगता है जब पैन इंडिया लेवल पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि किसी की गाइडेंस में बिल्कुल रहना। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को कहना चाहता हूं, जो अगर हिस्ट्री में अपकमिंग डेज में टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से जुड़े और आपसे मिले, तो मैं ये रिलीजियसली फॉलो किया आप जो कहते थे। तो ये स्ट्रेटेजी अपना के देख सकता है, मुझे लगता है वो रंग लाएगी कि बिल्कुल इसमें स्टिक करना है।
तो यही सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक थैंक यू वेरी यू मच। अ लॉट। जैसे आप मैंने कहा कि आई जस्ट कांट थैंक यू मोर। कभी मुलाकात हुई इन पर्सन तो अच्छा बिल्कुल लगेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल होगी मुलाकात, अभी और भी इंटरव्यू हम करेंगे, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तब भी मैं आपको बुलाऊंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच रुद्रानिल। ओके सर, थैंक यू।